नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर एक बड़ा कदम उठाया है और टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार या पुलिस किसी भी ऐसे इंसान का घर नहीं तोड़ सकती जो किसी अपराध में अभियुक्त है या फिर दोषी है। उन्होंने कहा कि आजकल अफसर जज बन गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी के घर तोड़ने को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर तोड़े गए थे और इसके कारण बुलडोजर नेशनलिज्म जैसे शब्दों का भी इजाद हुआ, बुलडोजर जस्टिस जैसे शब्दों का भी इजाद हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सब शब्दों के ऊपर रोक लगा दी है। आज झारखंड में विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है। आज 15 जिलों के 43 विधानसभा सीटों के ऊपर मतदान हुआ, जिसमें शाम 6 बजे तक टोटल 65% तक मतदान हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य वायु प्रदूषण की चपेट में रहे। दिल्ली में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार रहा। वहीं पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी AQI 370 से पार रहा। हरियाणा और पंजाब में भी कई शहरों में AQI 200 से ज़्यादा देखा गया और कहा गया कि गंभीर स्तर का प्रदूषण दोनों राज्यों में भी है। श्री अकाल तख्त साहिब से तनखैया घोषित हो चुके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक दरखास्त देकर अपनी सजा को जल्दी से जल्दी सुनवाई करने की मांग उठाई। इसके अलावा आज जब वो ऑफिस में कुर्सी पर बैठे थे तो वो कुर्सी टूटने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उनके पैर में अब प्लास्टर लगाया गया है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर भगवंत मान से मिलना चाहते थे और PU मेसनेट इलेक्शंस के लिए एक मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उनको कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। जब स्टूडेंट्स नहीं माने तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी चंडीगढ़ पुलिस ने की है, जिसमें 10 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपनी जेड सिक्योरिटी वापस भेज दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी। केंद्र सरकार ने उनकी चिट्ठी को एक्सेप्ट कर लिया है और उनके जेड सुरक्षा बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लिया है। अब उनके पास केंद्र ने 6 सिक्योरिटी गार्ड्स नियुक्त किए हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो गया है और ये काफ़ी छोटा है। सिर्फ 3 दिन तक हरियाणा की विधानसभा चलेगी, जिसका आज पहला दिन था और आज पहले ही दिन बीजेपी की सरकार ने 7 नए विधेयक पेश किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा सत्र में लीडरलेस है। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं चुना है। ये थी आज की मुख्य खबरें। हम करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई और जो कि काफ़ी बड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर रोक लगा दी है। आपने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर के साथ फोटो देखी होगी और बुलडोजर जस्टिस जैसे नारे भी सुने होंगे, बुलडोजर नेशनलिज्म जैसे बात भी सुनी होंगी। और बहुत कुख्यात रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई मामला होता था, जब माइनॉरिटीज़ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरते थे, कोई भी बात होती थी, पुलिस के साथ थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता था तो जाके माइनॉरिटीज़ के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाता था। कोई भी अपराध होता उसमें अगर अपराधी माइनॉरिटीज़ से है, मुस्लिम समुदाय से है, तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाया गया। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी देखने को मिला, हरियाणा में भी 1-2 घटनाओं में बुलडोजर चलवाया गया। तो ये काफ़ी ऐसा हो गया था कि ना तो जज की ज़रूरत पड़ रही थी, ना अदालत की ज़रूरत पड़ रही थी। शासन प्रशासन मिलकर अगर कोई आरोपी माइनॉरिटी से है, कम गिनती के लोगों से है, तो उसके घर पर जाकर सीधा बुलडोज़र चढ़ा दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पेटिशन दायर की गई और उस पेटिशन की आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और डांट फटकार भी लगाई है। अफसरों को कहा है कि अगर अफसर या फिर सरकार ही जज बन जाएगी, अदालत बन जाएगी, तो फिर न्याय कहाँ से होगा। तो एक हिसाब से ये जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी है, उसके एक जो जस्टिस सिस्टम होता है उसकी नींव हिलने का भी सवाल था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये अफसरों के ऊपर और सरकार के ऊपर ठीक ठाक डांट फटकार लगाई है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्रवाई किस किस्म से हुई। ये जो मामला था, ये
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन 2 सदस्यीय बेंच ने इसकी सुनवाई की थी और इन दोनों ने कहा कि अब कोई भी नागरिक है वो बड़ी मेहनत से अपना घर बनाता, आशियाना बनाता, अगर वो किसी क्राइम में अगर मान लो कि आरोपी है या फिर दोषी भी है तो भी कोई आपका हक नहीं बनता कि आप जाके उसके घर को ढहा देंगे। इसको लेकर उन्होंने और भी कई सारी टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन जज या अदालत नहीं बन सकते कि आप जाओ और एक हिसाब से जाके उनकी संपत्ति को ढहा दो, उनकी संपत्ति को तोड़ दो। मान लो आरोपी कोई भी हो सकता है, घर का कोई भी इंसान हो सकता है, बाकी जो घर के इंसान है, चाहे उनकी उसकी माता हो या फिर उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हैं, उनका क्या आरोप है? उनके आशियाने को आप क्यों उजाड़ रहे हो? ये कई सारी बहुत मौके की बातें, जो अहम बातें इनके ऊपर बात हुई है। इसके अलावा जो एक ये भी सवाल था कि सरकारें जिनको कटघरे में खड़ा किया था वो कह रही थी हम तो जी नोटिस देते हैं। बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सब बैक डेट के नोटिस होते हैं, जो एक ही दिन पहले डाल दिए जाते हैं कि और बैक डेट में नोटिस डाल के दे दिया जाता है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बैक नोटिस में आप नहीं कर सकते, और ये भी कहा है कि किसी भी ढांचे को और इमारत को गिराने से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर स्टे है तो फिर आप, यानी कि वो मामला अदालत में चला गया है, तो आप उस बिल्डिंग या उस चीज़ को नहीं गिरा सकते। तो ये एक बात है। और दूसरा, जो पुरानी तारीख में आप नोटिस नहीं दे सकते, अगर जिला कलेक्टर में इसकी शिकायत होगी तो फिर इसको लेकर जो संबंधित विभाग है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप एक डिजिटल पोर्टल बनाइए, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी है, और उसमें ये डालिए कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं, क्या उनका विवाद है, और सारा 3 महीने पहले कम से कम ये जो सारा मामला, अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो वो पहले डल जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। और संपत्ति को ढहाने से पहले जो आदेश है वो डिजिटल पोर्टल पर डालना जरूरी है, तो ये भी एक बात कही है। तो एक हिसाब से जो एक पूरा था कि भाई कोई भी घटना हो रही है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसके बाद बुलडोजर लेके माइनॉरिटीज़ के घरों पे पुलिस और शासन प्रशासन पहुंच जाता था, उसके ऊपर रोक लग गई है। और ये भी कहा गया है कि आप बैक डेट में नोटिस निकाल के किसी की ऐसे संपत्ति नहीं गिरा दोगे, क्योंकि हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि प्रॉपर्टी जब गिरा दी जा रही थी तो तब सवाल उठते थे कि भाई आप मुसलमानों की, आप माइनॉरिटीज़ की आप प्रॉपर्टियों को क्यों गिरा रहे हैं, क्यों ढा रहे हैं, क्योंकि वो किसी आंदोलन में शामिल था, किसी प्रदर्शन में शामिल था या किसी अपराध में शामिल था, इसलिए आप जाके उसकी प्रॉपर्टी को गिरा दे रहे हैं। तो कहते थे नहीं नहीं, ये तो अवैध है, हमने तो नोटिस दे रखा था 2 महीने से 6 महीने से। और वो नोटिस सबको पता है कि वो बैक डेट का नोटिस होता था, एक दिन पहले डाला होता था और 6 महीने पुराना दिखा देते थे। तो ये जो गाड़ा माड़ा चल रहा था, ये गोलमाल चल रहा था, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठाक टिप्पणी की है। और इसके ऊपर जो पॉलिटिकल टिप्पणी आई वो अखिलेश यादव ने बहुत एक अच्छी और शानदार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अब कम से कम आज के बाद बुलडोजर हमेशा के लिए गैरेज में खड़ा हो जाएगा, अब किसी का घर, गरीब का घर नहीं टूटेगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो ये बुलडोजर नेशनलिज्म और बुलडोजर जस्टिस कर रहे थे, अब उसको ये गैरेज में खड़ा हो गया है। तो इसके अलावा हम देखते थे कि जो अखिलेश यादव थे वो लगातार जब भी बुलडोजर एक्शन होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, कहते थे कि जो सरकार है और जो अफसर हैं वही जज बने हुए हैं और गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की हैं, तो एक हिसाब से जो लोग इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे उनकी जीत का दिन है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो इलेक्शंस को लेकर है। झारखंड में विधानसभा इलेक्शंस का फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है। 13 नवंबर को आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है। सेकंड फेज की जो वोटिंग है वो 20 नवंबर को होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक ही फेज में वोटिंग हो जाएगी पूरे राज्य की, और वो 20 नवंबर को होगी। तो आज 15 जिलों की 43 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई और करीबन 65% जो वोटें हैं वो डले हैं, और 1% ज़्यादा है। 2019 में 64 के % वोटिंग के आसपास देखी गई थी, आज 65 देखी गई इन 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो ये 1% ज़्यादा है। और इसके अलावा आज बाई इलेक्शंस भी थे कई सारे स्टेट्स में। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन थे, पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर इलेक्शन थे, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय की 1-1 सीट के ऊपर बाई इलेक्शन थे। तो उनकी भी गिनती 23 नवंबर को होगी। पंजाब में जो बाई इलेक्शन थे उनको पोस्टपोन करके 20 नवंबर कर दिया गया था। पहले 13 तारीख को ही पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन होने थे, पर अब 20 नवंबर को होंगे। लेकिन पंजाब की विधानसभा सीटों का जो रिजल्ट है वो भी 23 नवंबर को ही आएगा। तो 23 नवंबर को 2 राज्यों की विधानसभा
चुनाव का रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र और झारखंड, और बाकी मुल्क भर में जितनी भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जो एमपी चुनाव के कारण जो सीटें खाली हुई थी, जो एमएलएज एमपी बन गए थे, उनके बाद जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उनके रिजल्ट भी आएंगे और सबकी नज़र रहेंगी। और कई सूबे तो ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप लीजिए, 9 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में 7 पे हो रहे हैं, पंजाब में 4 में, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4। तो ये काफ़ी सीटें हैं, इनके ऊपर भी नज़र रहेगी कि किनको ज़्यादा वोटें मिलती हैं। आज केरल की वायनाड सीट के ऊपर भी बाई इलेक्शन हो गया है और शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही थी। हम सबको पता है कि वहां से राहुल गांधी एमपी का चुनाव जीते थे, अमेठी से भी राहुल गांधी चुनाव जीते थे, सॉरी रायबरेली से भी इस बार राहुल गांधी चुनाव जीते थे। तो वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 2 सीटों से खड़े हुए थे। अब नियम के अनुसार उनको 1 सीट छोड़नी पड़नी थी और वो सिर्फ 1 सीट से ही एमपी रहते, तो उन्होंने रायबरेली की सीट को चुना कि वो वहां से एमपी रहेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ेंगे। लेकिन वायनाड के लोगों ने कहा कि हमने गांधी परिवार को उस समय जिताया जब उनको पूरा उत्तर भारत हरा रहा था। केरल वायनाड साउथ इंडिया में पड़ता है, यानी कि दक्षिण भारत है, और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन वो वायनाड से जीते थे। तो एक हिसाब से साउथ इंडिया के लोगों की शिकायत ठीक थी, तो इसलिए प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। और प्रियंका गांधी वैसे तो साल 1998 से ही लगातार पॉलिटिक्स में देखी गई, 2019 के बाद तो फुल फ्लैश देखी गई, उनको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज भी बनाया गया। और अब मेरे हिसाब से तो जो उनकी 5 साल की पूरी पारी रही, मैं तो उनकी जो पॉलिटिकल करियर है वो जब उनको महासचिव बनाया गया कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी की 2019 में, उससे मैं देखता हूं उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। और आज 5 साल हो रहे हैं और 5 साल के बाद उनको भी वायनाड से एमपी बना, एक हिसाब से तो जीत कन्फर्म है, 3 लाख के आसपास जीत होगी। तो प्रियंका गांधी फाइनली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी उनकी एंट्री हो गई है। अगली खबर की बात करते हैं, और जो अगली खबर है वो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के प्रदूषण के बारे में है। दिल्ली में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार रहा, आज फिर कोहरे की और धुंध की मोटी परत देखी गई। और हरियाणा के भी 19 शहरों में AQI बहुत खराब रहा, पंजाब के 15 शहरों में AQI बहुत खराब रहा, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पार रहा, जो कि काफ़ी खराब माना जाता है, काफ़ी जो अस्थमेटिक भी हो सकता है, और 12 सिगरेट पीने बराबर है। यानी कि वो इतना धुआं पूरे दिन में आप जब सांस ले रहे हो तो इतना धुआं आपके अंदर जा रहा है जितना 12 सिगरेट पीने के बाद जाता है। हालांकि पंजाब हरियाणा में लोग स्मोकिंग को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना जहरीला धुआं जो चंडीगढ़ के लोग हैं वो एक हिसाब से ले रहे हैं। चंडीगढ़ को कभी एशिया की क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता था, आज वो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर का शहर बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और जिसकी हवा जहरीली है। तो ये एक बात है। और पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ का देखिए हाल, देखिए आप, जालंधर का हाल देखिए, अमृतसर का देखिए, लुधियाना का हाल देखिए, वो भी काफ़ी खराब रहा। बठिंडा का आप देखिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज हालांकि मंडी गोविंदगढ़ में जो कल 300 पार था AQI, आज वो कम हुआ, 270 पर रहा है। और राज्य में 1.5 डिग्री टेम्परेचर की भी गिरावट देखी गई। हालांकि 4 डिग्री की गिरावट होनी चाहिए, पर चलो 1.5 डिग्री की गिरावट हुई है। उसका रीजन ये है कि जो वेस्टर्न कमांड है, जो हिमालय का वेस्टर्न रीजन है, वहां पर बर्फबारी नहीं हो रही, उसका असर हरियाणा और पंजाब के टेम्परेचर पर पड़ रहा है। इस टाइम पे 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ में देखा जा रहा है। लेकिन खैर, पंजाब में शुरुआत हुई है, 1.5 डिग्री गिरा है। अगर कल भी 1.5 डिग्री गिरता है तो 2-3 दिन में जो एवरेज टेम्परेचर जितना होना चाहिए था उतने उसकी बराबरी कर लेगी। और पहाड़ों से भी, वेस्टर्न कमांड से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी शायद 15 नवंबर तक बर्फबारी थोड़ी बहुत हो सकती है और उसका असर हरियाणा पंजाब पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर सुखबीर बादल के बारे में है। सुखबीर बादल को श्री अकाल तख्त साहिब से तनखैया घोषित किया गया है। आज वो एक विनती लेटर अपना लेकर वो श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे को जो सज़ा देनी है, प्लीज़ उसका आप जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है वो आप थोड़ा उसमें आप उसको जल्दी करिए, उन्होंने अपील की। और इसके अलावा आज जब वो एक कुर्सी के ऊपर बैठे थे और वो जो पहिए लगी कुर्सी नहीं होती है जिसके व्हील्स लगे होते हैं और घूमने वाली कुर्सी होती है, उसके ऊपर बैठे थे और वो अचानक वो कुर्सी कमज़ोर थी और वो टूट गई। उसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनको अमृतसर के ही गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेके जाया गया। उसके बाद जब वो अस्पताल से बाहर आए तो नीले रंग का
कुर्सी के जो व्हील चेयर पर ही बैठ के आए, मरीजों वाली व्हील चेयर के ऊपर, और उनके जो नीले रंग का प्लास्टर है उनके पैर में बंधा हुआ था। तो ये एक हिसाब से वो अमृतसर गए थे अपनी जो सज़ा है उसमें ये कहने के लिए कि आप मेरे मेरे ऊपर जो आदेश है वो जल्दी से जल्दी सुनाएं। और अब उनको एक सज़ा और लग गई है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब उनको रेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में वो भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब से जो भी आदेश आएगा मैं एक सिख होने के नाते उसको स्वीकार करूंगा। मैं आज गुहार लगाने आया हूं कि मुझे तनखैया घोषित किए 2.5 महीने से अधिक हो गए हैं। मैं सिंह साहिब बानों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अगर संभव हो सके तो वो मेरी सज़ा को जल्दी से जल्दी सुनाएं। और उन्होंने जो बाई इलेक्शन है उसमें भी अपना उनका दर्द झलका। उन्होंने कहा कि सारे कार्यकर्ता चाह रहे थे कि मैं बाई इलेक्शन में इलेक्शन फाइट करूं, लेकिन मैं तनखैया घोषित हो रखा था इसलिए चुनाव नहीं लड़ सका, और अकाली दल ने भी चुनाव नहीं लड़े। तो एक हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनकी जो सज़ा होनी है उसमें थोड़ा सा जल्दी से सुना दी जाए, ताकि वो अपनी आगे का जो पॉलिटिकल कामकाज है उसमें वो आगे निभा सकें। अब ये भी देखना है कि उनको जो सज़ा लगाई जाएगी वो पॉलिटिकल नेचर की होगी। पॉलिटिकल नेचर की इन द सेंस कि जैसे विरसा सिंह बल्टोआ को 10 साल के लिए अकाली दल से सस्पेंड किया गया, या फिर वो उसका नेचर धार्मिक होगा, यानी कि किसी गुरुद्वारे में सफाई, या फिर कोई और उनके ऊपर जूते साफ करने जैसा, जोड़ा घर में कुछ और क्या इस किस्म की सज़ा लगाई जाएगी ये देखना होगा। धार्मिक होगी या राजनीतिक होगी, इसके ऊपर सभी की निगाहें हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा और पंजाब के एक हिसाब से कहें तो किसान आंदोलन के बाद एक ऐसी घटना मैं कह सकता हूं जिसमें दोनों प्रदेशों का प्यार बढ़ेगा। हरियाणा के और पंजाब के हॉकी खिलाड़ी आपस में शादी कर रहे हैं, और जो पंजाब के आकाशदीप हैं उन्होंने हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली मोनिका मलिक के साथ शादी रचाई है। दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं और दोनों ने वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आकाशदीप को भगवंत मान ने डीएसपी लगाया था, और जो मोनिका हैं वो रेलवे में कार्यरत हैं। और जो आकाशदीप हैं वो खडूर साहिब के गांव वीरोवाल से रहने वाले हैं, और जो मोनिका मलिक हैं वो सोनीपत के शामड़ी गांव की रहने वाली हैं। तो दोनों की शादी हो रही है। और एक हिसाब से तो जैसे हरियाणा में मैं हरियाणवी हूँ, तो मैं हरियाणा की भाषा में कहूँ तो दोनों के गोत भी नहीं मिलते हैं। आकाशदीप रंधावा हैं और मोनिका मलिक हैं, और दोनों एक जट सिख और एक हिंदू जाट दोनों का ब्याह हो रहा है। हालांकि जो जट सिख हैं और जो जाट हैं हरियाणा के, इनमें आपस में शादी होती रही हैं। पटियाला कैथल में भी बहुत शादियां देखने को मिली, फतेहाबाद मानसा में बहुत सारी शादियां हैं, जीवन जीन तक शादियां होती रही हैं। मैं भी बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिनमें इस किस्म की शादियां होती रही हैं। और तो खैर ये इस रिश्ते में मेरे को लगता है कि परिवार वालों ने कोई अड़चन नहीं अड़ाई होगी, कहा होगा अच्छा वो पंजाब के जाट हैं, सिख जाट हैं, ठीक है हम हरियाणा के जाट हैं, कर लो ब्याह, बच्चों को बोल दिया होगा। तो ये इंटरकास्ट मैरिज तो इसको नहीं कह सकते। हालांकि इंटर फेथ या इंटर रिलीजन या इंटर स्टेट मैरिज जरूर कह सकते हैं। दो राज्यों का ब्याह आप कह सकते हैं, दो अलग अलग कल्चर्स का ब्याह आप कह सकते हैं। जो किसान आंदोलन में जो दोस्ती हुई थी वो अब रिश्तों में बदल रही है। तो मुबारक हो आकाशदीप और मोनिका को, दोनों की शादी अब होगी। आज सगाई हो गई है और 15 नवंबर को दोनों की शादी हो जाएगी। तो आज सगाई का दिन था और 15 नवंबर को जो लाडरा सरंद हाईवे पे एक रिजोर्ट है उसमें दोनों का ब्याह हो जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पंजाब यूनिवर्सिटी से आई। पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें 10 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। ये स्टूडेंट्स सारे इकट्ठा होके लॉ ऑडिटोरियम में पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलने जा रहे थे और उनको एक मेमोरेंडम सौंपने जा रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उनको पहले ही रोक दिया प्रोग्राम से और उनके साथ लाठीचार्ज भी किया। और इन स्टूडेंट्स की मांग थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सेनेट के चुनाव होने जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन दी जाए, और जो सेनेट का पूरा कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, इसको लेकर वो वहाँ मिलना चाह रहे थे लेकिन उनको मिलने से रोक दिया गया। तो ये और जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, वो पंजाब विजन 2047 जो 2047 के लिए पंजाब विजन का एक पूरा कॉन्क्लेव करवाया गया उसमें शामिल होने के लिए आए थे। उन्हीं के
आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने ये कार्यक्रम करवाया था और इसी कार्यक्रम में भगवंत मान से मिलने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जा रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और लाठीचार्ज हुआ, 10 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। तो पंजाब विजन में ये भी बात होनी चाहिए कि कम से कम जो आंदोलनकारी हैं या फिर जो लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पे हैं, उनकी मांगों का मेमोरेंडम तो कम से कम पकड़ लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं होगी। और ज़्यादातर तो पूरी पॉलिसी और इन सब चीज़ों के ऊपर घुमाई हुई है। तो खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हरियाणा से आई और हरियाणा में विधानसभा सेशन शुरू हो गया। 3 दिन का विधानसभा सेशन है, ढंग से इसको विंटर सेशन भी नहीं कह सकते। खैर, और आज पहले ही दिन 6 विधेयक बीजेपी ने पेश किए और उसमें कई सारी चीज़ें थी। और जो कांग्रेस पार्टी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुना है, उन्होंने बिना लीडर ऑफ अपोजिशन आज कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र में शामिल हुई। और आज जो जीरो आवर बोलते हैं, जिसको शून्यकाल बोलते हैं, वो भी नहीं हुआ, जिसमें क्वेश्चन आंसर कहा जाता है। और ये तीनों ही दिन नहीं होगा। गवर्नर ने आज भाषण दिया और उस भाषण के बाद इसकी सदन की शुरुआत हुई। और हरियाणा गवर्नमेंट ने एससी जो दलित रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है उसको लेकर भी आज नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है और कहा है कि शाम 5 बजे तक इसके ऊपर नोटिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में पीएमएलए केस में हाई कोर्ट, ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है और वो केस है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए कई लोगों को सरकारी ज़मीनें ऐसे ही बांट दी। हुड्डा के वो जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसके वो प्रेसिडेंट होते थे, अध्यक्ष थे उस टाइम पे, वो डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखा था। और उसको उसमें जो ज़मीनें बांटी गई हैं उसको उन्होंने कहा है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की है। ये आरोप उनके ऊपर हैं। तो मेरे हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें अब आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा में ही, और हरियाणा के फरीदाबाद में मुस्लिम समुदाय के शमशान घाट के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा करके गौशाला बनाने की कोशिश की। इसको लेकर सारा समुदाय, मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा कि जो हमारा कब्रिस्तान है कम से कम उसका तो अधिग्रहण ना किया जाए। आपको गौशाला बनानी है तो आप साइड में बना ले, किसी दूसरी ज़मीन पे बना ले। तो आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी रूल्ड स्टेट है और बीजेपी रूल्ड स्टेट भी है, और साथ में जो एनसीआर है खासकर साउथ हरियाणा जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उस बेल्ट में, क्योंकि वहाँ किसान आंदोलन भी नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स भी रहते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, और वहाँ पे हिंदुत्व का ठीक ठाक बोलबाला हो रहा है। वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए ठीक ठाक मुश्किलें हो रही हैं। गुड़गांव में नमाज विवाद आपने सुना होगा, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से कितनी बार रोका गया। और अब फरीदाबाद में उनके जो कब्रिस्तान के ऊपर ही कब्जा करने की बात है। तो काफ़ी मुश्किल होगा साउथ हरियाणा में। साउथ हरियाणा में जो हिंदुत्व की राजनीति है वो काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, सेम साउथ हरियाणा में भी वैसी राजनीति देखने को मिलती है। और वो किसान आंदोलन में भी वो इलाका बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ था। किसान आंदोलन में जो सेंट्रल हरियाणा है या फिर जाट बेल्ट जिसको बोलते हैं वही एक्टिव था, या पंजाब के जो बॉर्डर लगता हुआ घग्गरवाड़ा जो इलाका है वही एक्टिव था। तो एक बात है जिसके ऊपर सभी को ध्यान भी देना चाहिए कि हरियाणा में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें साउथ हरियाणा में उसके लिए ठीक ठाक परेशानियां आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो जो न्याय पसंद लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।